हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। एंड आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है चेतन तिवारी। चेतन तिवारी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसी के साथ साथ गेट 2025 के थ्रू इन्होंने ओएनजीसी का इंटरव्यू क्लियर करा है और आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो चेतन, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे थैंक पहले यू। चेतन, मैं आपसे चाहूंगी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आप मेडिजी के साथ जुड़े, प्रेजेंट टाइम पर आप क्या कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम चेतन तिवारी है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैंने जो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है वो मैंने 2020 में पूरी की। और 2021 में मैं मेडीजी के साथ एज अ स्टूडेंट जुड़ा थ्रू मेडीजी प्राइम। तो मैंने मेडीजी प्राइम ऑनलाइन का बैच किया था गेट 2022 के लिए। तो उसके बाद मैंने गेट पढ़ाई मेडीजी के थ्रू की और उसके बाद गेट 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1983 आई थी, जिसके थ्रू मैंने आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अलोंग विद आईआईटी कानपुर मेरे को दो तीन ऑफर्स और आए थे। मेरे को आईआईटी मद्रास से अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल में ही थर्मल का ऑफर आया था, और आईआईटी कानपुर से मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोडायनेमिक्स का ऑफर आया था। जो लास्टली मैंने एरोडायनेमिक्स को चुना क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा एरोस्पेस को लेके भी था, तो एरोस्पेस में पढ़ना चाहता था पहले से ही। तो इसलिए मैंने अपना जो मास्टर्स कर रहा हूँ वो एरोस्पेस से कर रहा हूँ। करेंटली आई मीन माय फाइनल ईयर ऑफ आईआईटी कानपुर। मैं आईआईटी कानपुर से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। एमएसआर मेरी डिग्री है, मास्टर्स ऑफ साइंस रिसर्च। और गेट 2025 में मैंने अपना अटेम्प्ट दिया है इस बारी, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 44 आई है विद अ गेट स्कोर ऑफ 884। और रिसेंटली मैंने ओएनजीसी का भी इंटरव्यू दिया था। ओएनजीसी ने अपना इस बार खुद एग्जाम कंडक्ट करवाया था। उसके बाद मैंने एग्जाम क्लियर किया। एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया ऑन 16 अप्रैल। एंड ऑन 30th अप्रैल रिजल्ट आया, जिसमें मेरा सिलेक्शन एज अ ए मैकेनिकल, ए डबल ई मैकेनिकल में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। सो ओएनजीसी। दिस इज, यस मैम, ओएनजीसी। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2023 में सबसे पहले चेतन ने गेट एग्जाम क्लियर करा। उस टाइम पर उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, 1983 ऑल इंडिया रैंक बनी, और इसी के साथ साथ इन्होंने आईटी कानपुर ज्वाइन करा। एंड देन नाउ लाइक इनकी जो रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 44 हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले चेतन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनरली जब स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मास्टर्स में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, चलो दोबारा रिपीट करते हैं बिना किसी आईटी को ज्वाइन करे, जबकि उस टाइम पे उनको ऑफर्स मिल रहे होते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है, आपको क्या लगता है, लाइक आपने सही डिसीजन लिया क्योंकि आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया एंड नाउ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द पीएसयू ऑल्सो। यस मैम। तो जैसे कि कई पीएसयूज में भी मैंने पता किया है और मेरे अपने दोस्तों से पता लगा है कि कई पीएसयूज में अगर आप मास्टर्स हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। जो आपका इंक्रीमेंट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है। और मास्टर्स का बहुत फायदेमंद है अगर आप ज्वाइन करते हैं मास्टर्स को। साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन भी करते रहिए अपनी, बट कहीं ना कहीं मास्टर्स आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो मास्टर ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो भी डोमेन है, अगर जैसे मेरा मैकेनिकल था और मैं तो एरोस्पेस डोमेन चूज किया, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एरोडायनेमिक्स है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत बहुत मिलती है। सो ऑलमोस्ट इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स ओनली। सो उसके उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े क्लियर होते हैं, क्योंकि जो आईआईटीज में जो एग्जाम्स होते हैं, जो आपके सीटीज होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं या क्विजेज होते हैं, वो जो हम बीटेक में पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपको एक सब्जेक्ट में एक मेच्योरिटी आती है, आप सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ते हो, आपको कई सब पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं। आप इतने लर्नेड, जो कि ऑलमोस्ट जो ऑल द प्रोफेसर हैं यहाँ यहाँ पर, वो हम्म। सभी बाहर से अपनी पीएचडीज या बाहर से अपनी पोस्ट डॉक्स करके आए हैं। तो हम्म। उनके थ्रू आपको कई चीजें और भी पता लगती हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो साइड बाय साइड अगर आप मास्टर्स ज्वाइन करें तो इट इज़ बेनिफिशियल। सब्जेक्ट में पकड़ ज़्यादा पड़ती है आपको, मेच्योरिटी आती है आपको थोड़ी सब्जेक्ट के हम्म। थ्रू। आपको ऑब्वियसली आईआईटीज में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलती हैं। बिल्कुल। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो आप अगर आप किसी भी डोमेन में जा जाते हैं, अगर आप जैसे आप एरोडायनेमिक्स में हैं तो जरूरी नहीं कि आप हम्म। एरोडायनेमिक्स के ही सब्जेक्ट्स लेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं, आजकल मशीन लर्निंग और एआई का बहुत चल रहा है, हम्म। तो अगर आप मशीन लर्निंग के कोर्स लेना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट थिंग। सो
आप मशीन लर्निंग के कोर्स ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज के कोर्स ले सकते हैं, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको साइकोलॉजी पढ़ने में और इन सब चीज़ों पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो आप उनके कोर्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब आप फ्री हैं काफ़ी, कुछ कंपलसरी कोर्सेज को छोड़ के आप कोई भी कोर्स थ्रू आउट द आईआईटी उठा सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी। और ये जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, जो आपका ग्रोथ है, बहुत पर्सनल ग्रोथ भी और आपका जो सब्जेक्ट ग्रोथ है वो भी, तो ये सब आईआईटी आपको प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पूरा सारी फैसिलिटीज आपके पास होती हैं। आप सुपर कंप्यूटर्स, जैसे मैं अभी अपने जो मास्टर्स है इसमें हम सुपर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। सो हम्म। जैसा आईआईटी के पास दो सुपर कंप्यूटर्स हैं, परम संगणक करके, तो हम्म। आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो इसमें भी आपको टेक्नोलॉजी जो भी आजकल यूज हो रही है हम्म। और ये सब, आप अवेयर हो जाते हैं कि आप, जैसे मान लीजिए हम बीटेक में ये सब चीज़ें का अवेयर नहीं होते हैं कि ये सब चीज़ें भी हैं आगे चल के। सही बात। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम अवेयर होते हैं कि ये सब चीज़ें भी हैं आगे चल के, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। हम्म। सो मे बी अगर आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं पीएसयू जाऊं, लेकिन हो सकता है कि आपका माइंड यहाँ पे आके डाइवर्ट हो जाए कि नहीं, मैं पीएसयू नहीं, या तो मैं पीएचडी करूं या फिर मैं किसी और पास में चले जाऊं। हम्म। सो पीएसयूज आर द ऑप्शन, बट दे आर नॉट द ओनली ऑप्शन। यहाँ पे आके आपको बहुत सारे ऑप्शंस और मिलते हैं। कई बच्चे बहुत अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जिनका मन हम्म। पहले पीएसयूज में होता है। यहाँ आके उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, यहाँ बहुत लर्निंग्स होती है उनको। सो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो फिर डिफरेंट डायरेक्शंस ढूंढते हैं अपनी, यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शंस मिलती है उनको। सो ये बेनिफिट्स हैं आईआईटी में आने के। आई थिंक आईआईटी में एक बेटर एक्सपोजर स्टूडेंट को मिलता है, मल्टीपल चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आई थिंक किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं करी जा सकती। नाउ इट्स टाइम टू जंप इनटू द ओएनजीसी इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि आपने ओएनजीसी भी इंटरव्यू भी क्लियर करा है। तो चेतन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूरा आप इंटरव्यू के बारे में एक्सप्लेन करिए कि आपके पास कब ईमेल आई, ठीक है, कि आप इस दिन इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। जब आपको पता चला कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपने किस तरीके से प्री प्रिपरेशन करी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि गेट के एग्जाम को क्लियर करना और इंटरव्यू को क्लियर करना दो चीजें थोड़ी अलग अलग हैं। डेफिनेटली गेट की एक जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यस। बट जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी लाइक रिटन एग्जामिनेशन। तो यस। आपने उसकी तैयारी किस तरीके से करी, एंड जब आप फाइनल इंटरव्यू के लिए गए तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? सो मैम, जनवरी 2025 में ओएनजीसी अपना रिक्रूटमेंट रिलीज किया था। हम्म। आई थिंक जनवरी लास्ट में रिलीज किया था, जहाँ तक मैंने फॉर्म भरा था। तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अच्छे से भरिए, क्योंकि मेरे हम्म। से तीन क्वेश्चंस एप्लीकेशन फॉर्म से पूछे गए और जो कि मैंने नहीं भरे थे। उस समय ओके। ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म ही तो है, क्या भरे इसमें, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपके आपकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन ओएनजीसी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे जो जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, और मैंने भी इग्नोर किया था इन क्वेश्चंस को। और उन्होंने वही इंटरव्यू में पॉइंट आउट किया था मुझे कि आपने ये क्यों छोड़े थे। तो इसके मैं बाद में आता हूँ इस पॉइंट पे मैं। तो हमारा जो सीबीटी था, क्योंकि इस बार ओएनजीसी ने गेट के थ्रू नहीं लिया, इस बार इन्होंने अपना खुद का सीबीटी कराया था। सो ओके। मैंने ए डबल ई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए फॉर्म भरा था। ओके। सो फॉर हमारा जो एग्जाम था वो 23 Feb 2025 को था। उसके हम्म। बाद अप्रोक्सीमेटली वन वन मंथ के बाद इसका जो शॉर्टलिस्ट थी वो रिलीज हो गई थी। तो मार्च एंडिंग आई थिंक शॉर्टलिस्ट रिलीज हो गई थी, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू जो था वो 16 अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी हम्म। फाइव को दिल्ली में था। ओके। तो उसके बाद जो प्रिपरेशन का पार्ट है, मोस्टली जैसे कि मैम ने बताया कि गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं वहाँ पे। हम्म। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैंड कैलकुलेशन से होते हैं, बट इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। इंटरव्यू में आपसे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और मोस्टली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सो प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट आती है। मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसी की थी कि मैंने कई सोर्सेज से क्वेश्चंस इकट्ठा कर लिए थे अपने, कि जो भी अभी तक हम्म। ओएनजीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। हम्म। मोस्टली जैसे मैं बताऊं तो मैकेनिकल में पंप्स हो गए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो गए, और टरबाइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि ओएनजीसी खुद यूज करता है, जैसे पंप्स बहुत यूज होते हैं वहाँ पे, और कंप्रेसर्स यूज होते हैं, सो इनसे काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओएनजीसी में। हम्म। सो इनको मैंने, जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे थ्रू, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से डिफरेंट जो भी मुझे रिसोर्स। क्वेश्चंस मिले थे, डिफरेंट सोर्सेज से जो मेरे क्वेश्चन मिले थे, हम्म। वो मैंने एक जॉट डाउन कर लिए थे एक जगह पे, और हम्म। मैंने उनके आंसर्स लिख लिए थे, और मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया था। आजकल आपको यूट्यूब में बहुत सारी
वीडियोस मिल जाएंगी जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताते हैं सब चीज़ों के। हम्म। तो प्रैक्टिक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अब नहीं चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ सीबीटी तक थी। हम्म। अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे, हम्म। ओनली डेफिनेशंस पूछेंगे, वो भी बेसिक डेफिनेशन पूछेंगे। हम्म। सो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की थी अपने टेक्निकल पार्ट की। नॉन टेक पार्ट की में जैसे एचआर क्वेश्चंस, जैसे कि मैं एरोस्पेस से हूँ, हम्म। तो मुझे पता था कि वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि आप एरोस्पेस से फिर से वापस क्यों आ रहे हैं। हम्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 3-4 पेज की मैंने एक बुकलेट बनाई थी अपनी। सो जो ओके। भी क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि वो मुझसे पूछ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, वो मैंने ठीक। नोट डाउन करे, उसके मैंने आंसर्स लिखे, और मैंने मेरा कुछ 4 या 5 पेज की मैंने एक बुकलेट टाइप की बनाई थी प्रोबेबल एचआर क्वेश्चंस की, जो भी मेरे से एचआर क्वेश्चन जो भी पॉसिबल पूछे जा सकते हैं इसके ओके। रिलेटेड, जो भी मेरा हम्म। एरोस्पेस है इससे रिलेटेड, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे ही कि आप एरोस्पेस गए फिर आप मैकेनिकल में क्यों गए। सो हम्म। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसकी प्रिपरेशन मैंने ऐसे करी थी, मतलब जनरली मैंने एक बुकलेट बनाई थी ओके, जो भी तो क्वेश्चंस इसके लिए प्रोवाइड आपने करता था। कुछ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन करा था या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करी? यस मैम, मैंने मेडी जी का जो डीके अरोड़ा सर है उनके, उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस लिया था। तो उनके हम्म। 2 सेशंस मैंने अटेंड किए थे, और वो बहुत यूजफुल थे, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल थे। ओके। सो आई थिंक वो ड्रेसिंग से एचआर लेके, राउंड और कम्युनिकेशन और यस पर्सनल यस यस, डेवलपमेंट वाला तो पोर्शन डीके अरोड़ा सर ने ही यस 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 यस, और जीडी वाला भी, क्योंकि इस बार हमारा जीडी भी था, जीडी और जीडी भी था, तो सर ने उसका भी एक सेशन लिया था, किया। जो कि बहुत ही रेलेवेंट था, जो भी हमने उस समय एक्सपीरियंस किया, जो भी एक्चुअल इंटरव्यू में एक्सपीरियंस किया। सो वो बहुत पॉइंट्स बहुत कम आए मेरे। यहीं पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगी, देन यू कैन कंटिन्यू। ओएनजीसी के इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका कितना बड़ा रोल है? बिकॉज इंजीनियर्स जो हैं वो थोड़े से, मैं जनरली फील करती हूँ कि कम्युनिकेशन में ध्यान देते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपने देखा और कितना फर्क पड़ता है उन सब चीजों का? पर्सनैलिटी और जो भी चीजें हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे चल के आपको ही ओएनजीसी को रिप्रेजेंट करना है। कल के दिन बिल्कुल। आप ही कोई हायर पोजीशन में पहुंचेंगे, सो वी हम्म। हैव टू डील विद मेनी एस्पेक्ट्स इन ओएनजीसी। सो हम्म। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम्म। अच्छी अगर आपकी अभी नहीं है तो यू कैन वर्क ऑन इट, आप वर्क कर सकते हैं। ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आपको हेरिडिटरी मिलेगी, या आपको, आप इसको डेवलप नहीं कर सकते, आप इजीली इसको डेवलप कर सकते हैं विद इन मंथ्स, 1-2 मंथ्स की आप अगर प्रिपरेशन करेंगे, सो इजीली आप इसको डेवलप कर सकते हैं। सो हम्म। ये, क्योंकि इन्होंने जीडी जीटी भी लिया था, और जीडी जीटी राउंड इसलिए होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और अब आपकी थिंकिंग को एनालाइज कर सके कि कैसा आप थिंक कर रहे हैं। सो हम्म। जीडी जीटी राउंड होते ही इसके लिए हैं। ओके। और इंटरव्यूज में भी काफी इसका रोल है कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है। सो लाइक यू कैन कंटिन्यू, लाइक आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, एचआर राउंड के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, देन व्हाट नेक्स्ट? तो टेक्निकल मैंने ऐसे, मतलब जो भी जॉट डाउन पॉइंट्स थे वो रिवाइज करे थे, अपना नोट्स रिवाइज करे थे, जो भी मेडिजी के थे, जो भी मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट था। और एचआर के लिए मैंने ये सब चीजें करी थी। उसके बाद 16th को मेरा इंटरव्यू था, तो 16th को मेरा दिल्ली में इंटरव्यू था। हम्म। 8 बजे हमें सुबह बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद एक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन हुई उनकी तरफ से। तो हम्म। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में वो बताते हैं कि ओएनजीसी क्या करता है, ओएनजीसी के कितने बेसिन्स हैं अभी, हम्म। ओएनजीसी के कितने सब्सिडरीज हैं, कितने हम्म। जॉइंट वेंचर्स हैं, हम्म। ओएनजीसी का प्रॉफिट कितना है अभी दिस फाइनेंशियल ईयर में। सो ये सब चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो हम्म। आपको इंटरव्यूज में पूछी जा सकती हैं, और इस बार पूछी भी गई हैं कुछ बच्चों से, जैसे मैंने बात की थी उसके बाद, इंटरव्यू के बाद। सो बहुत बच्चों से ये चीजें पूछी गई थी कि आप ओएनजीसी के बारे में क्या जानते हैं, आप ओएनजीसी के कितने जो भी वेंचर्स हैं और सब्सिडरीज हैं कौन कौन सी हैं, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। तो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उससे आपको थोड़ी इंसाइट्स मिलती हैं कि आप किस जॉब में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट क्या है, हम्म। और ये सब चीजें। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के बाद हमें 2 ग्रुप में बांटा गया था। हम्म। तो पहला ग्रुप का जो जीडी था वो पहले था, और इंटरव्यूज उनके बाद में थे। दूसरे ग्रुप का जो इंटरव्यूज थे उसके पहले थे, और जीडी बाद में था, तो मैं इंटरव्यू वाले ग्रुप में था। तो उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ था, आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो वो वहीं पे प्रिंट करके दे देते। तो हम्म। इससे आप मतलब ये बहुत स्मूथ था, और बहुत हेल्पफुल थे जो भी एम्प्लॉयज थे वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरा तो 3rd नंबर ही इंटरव्यू था। सो जस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। ओके। मेरा तीसरा नाउ नंबर योर, था इंटरव्यू में। यस, नाउ योर इंटरव्यू इज गोइंग टू स्टार्ट। हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो इंटरव्यू में पैनल्स में 5 मेंबर्स थे, उसमें ओके। से 4 जेंटलमैन थे और एक लेडी थी।
सो ओके। मैं एंटर हुआ और मैंने मतलब लेडी को पहले विश किया और फिर सारे जेंटलमैन को, जो भी चेयरमैन थे और जो भी मेंबर्स थे वहाँ पे, उनको करा। तो उन्होंने मुझे मतलब बैठने के लिए बोला। उसके बाद स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने बोला कि मैं देहरादून से, उत्तराखंड से हूँ। सो उनका क्वेश्चन था कि इसलिए आप ओएनजीसी आना चाहते हैं क्या, क्या आप देहरादून से हैं? तो मैंने बोला यस सर, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांट टू जॉइन। सो बेसिकली पूरा जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में ही था, मोस्टली इंग्लिश में था, क्योंकि वन ऑफ द मेंबर्स वाज अ साउथ इंडियन। सो ओके। सो इसमें थोड़ा बहुत हिंदी चला था, कि उनकी तरफ से ही हिंदी चला था। मैंने जो भी अपने आंसर्स दिए थे वो सारे ही इंग्लिश में दिए थे। ओके। अगर वो हिंदी में पूछ रहे थे तो मैं भी हिंदी में जवाब ही दे देता था। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में जवाब दे देता। बट मोस्टली जो 90-95% जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में ही हुआ था पूरा। उसके बाद उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, जो कि एक्सपेक्टेड था। मतलब मोस्टली एक्सपेक्ट क्या होता है कि आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे पहले। सो मैं भी उसी के लिए रेडी था कि मुझे वो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो मैंने ओके। स्ट्रेंथ वीकनेसेस नहीं बोला, उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी। सो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई, जो भी मैं प्रिपेयर करके गया था। ये सब एचआर क्वेश्चंस हैं, ये सब जो भी नॉर्मल एचआर क्वेश्चन है वही है। सो अपनी स्ट्रेंथ्स मैंने बताई। सो उन्होंने उसके बाद बोला कि आपकी कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा है। ये सो वो यहीं पे रजिस्ट्रेशन मैं वाला इसलिए पार्ट पकड़ लिया पहले उन्होंने। मैंने बोला था कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं ओएनजीसी में, तो हम्म। वो क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं दिए गए हैं कि जस्ट आपके लिए फिल करने के लिए। उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस समय मैंने उनको अपोलोजाइज किया था कि नहीं सर, सॉरी मैंने मिस कर दिया ऐसा, क्योंकि मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था कि नहीं सर मैं ऐसा, वो सब चीजें। सो मैंने उनको थोड़ी माफी मांगी कि मैंने मिस कर दिया होगा सर। और उसके बाद मैंने बोला था उनको कि सर आई डू हैव अ वीकनेस, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, सो आई डू हैव अ वीकनेस। सो उन्होंने बोला था कि नहीं, अब मैं आपके आप वीकनेस के बारे में नहीं पूछूंगा। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे यही एरोस्पेस के क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे मेरे से, वही 3-4 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड में पूछे, रैपिडली पूछे कि आप क्यों एरोस्पेस से ओएनजीसी में आना चाहते हैं। और ये सब जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैं प्रिपेयर करके गया था ओएनजीसी के बारे में। और क्योंकि मैं एरोस्पेस का था, मेरे से पूछ सकते थे कि एरोस्पेस से आप क्यों आना चाहते हैं ओएनजीसी में। सो यही उन्होंने 3-4 क्वेश्चन मेरे से पूछे ओएनजीसी के, मेरे जो ट्रांजिशन है एरोस्पेस से ओएनजीसी का। उसके बाद मेरे से जो टेक्निकल पर्सन थे, उन्होंने मुझसे क्योंकि मैंने अपना बताया था कि मैं आईआईटी कानपुर से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, और मैंने अपना टॉपिक भी बताया था कि मैं किस टॉपिक पे अपना थीसिस कर रहा हूँ। सो उन्होंने मुझसे टॉपिक पे तो नहीं पूछा, बट उन्होंने मुझसे गैस टरबाइन पे सवाल पूछे। तो गैस टरबाइन कौन से, मतलब उन्होंने पूछा कि आपकी इंडस्ट्री में कौन से टरबाइन्स यूज होते हैं। तो मैंने बोला कि जनरली जो टरबाइन्स होते हैं वो गैस टरबाइन्स होते हैं। तो ओके। उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस गैस टरबाइन्स के पूछे थे, जैसे कि गैस टरबाइन में कौन सी साइकिल यूज होती है, और कौन से प्रोसेसर्स यूज होते हैं, और आप एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं गैस टरबाइन की। सो ये सब 3-4 क्वेश्चन जो थे वो रैपिडली 5 मिनट में उन्होंने, 5 या 4 मिनट में उन्होंने मुझसे पूछ लिए थे टेक्निकल के। उसके बाद जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे थोड़ा स्पेस एक्स के बारे में पूछा, क्योंकि मैं एरोस्पेस से हूँ। एरोस्पेस से तो हो। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेस एक्स। सो मैं जो भी मुझे स्पेस एक्स के बारे में पता था वो भी मैंने उनको बताया। और करेंटली क्योंकि सुनीता विलियम्स जो थी वो अभी यहाँ पे लैंड हुई है, जो भी उनका मिशन था तो वो स्पेस एक्स के ही थ्रू था, उनका ड्रैगन क्रू मिशन जो था। तो हाँ मैंने हाँ। उनको बताया कि जो सर रिसेंटली जो सुनीता विलियम्स है, उनको उनको जो वापस लाने में स्पेसएक्स का बहुत बड़ा हाथ है। सो इससे वो काफी ठीक हुए थे कि हाँ ये मतलब, क्योंकि करंट अफेयर्स उनको लगता है करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। कई बच्चों से उन्होंने करंट अफेयर्स भी पूछे थे कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपके स्टेट में, जैसे कश्मीर वालों से पूछा था कि आप सीए के बारे में, वो सब चीजें हैं जो भी उनके स्टेट में हो रही है, तो ओके। स्पेसिफिक वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। और तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि ये सब चीजें पूछी। जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि आपसे जो भी चीजें कनेक्टेड हैं, आपके क्या कोर्सेज रहे हैं, क्या थीसिस रही है, बीटेक प्रोजेक्ट अगर होता, कोई फ्रेशर स्टूडेंट जाता तो आई थिंक उनके बीटेक प्रोजेक्ट पर जंप कर जाते हैं। जिस भी स्टेट से सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे तो आपके मास्टर्स के अराउंड ही सारी चीजें घूम रही थी पूरे इंटरव्यू में। यस मैम, पूरा जो जो भी इंटरव्यू था वो मास्टर्स के अराउंड ही था। हम्म। और बीटेक से उन्होंने मुझसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे। एक हम्म। क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछा था कि आपने अपना बीटेक प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिखा है, जो कि अगेन एप्लीकेशन फॉर्म में था। मैंने हम्म। अपना बीटेक प्रोजेक्ट शायद से मैं मिस कर गया हूँ या कुछ कर गया हूँ, वो मैंने नहीं लिखा था। तो
ये दूसरा क्वेश्चन मेरे से था एप्लीकेशन फॉर्म से कि आपने अपना बीटेक प्रोजेक्ट नहीं लिखा है, कि आपने नहीं किया बीटेक प्रोजेक्ट अपना। तो मैंने बोला था कि सर मैंने किया है, मैंने मिस कर दिया होगा उस पॉइंट को। आपके इंटरव्यू से 3 बिगेस्ट लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाली है कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत केयरफुली भरना है। यस और मैम। जो भी आप भर रहे हो, एक एक वर्ड्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। दूसरा, आप जिन जिन चीजों से कनेक्टेड हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, आपने बीटेक करा है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके स्टेट में, सिटी में कुछ ऐसी बहुत फेमस चीज तो नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चंस बन जाए। तो अपने बारे में और अपनी सराउंडिंग के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन लेके जाओ। और प्लस, जिस पीएसयू में आप जा रहे हो उस पीएसयू के बारे में भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वो आपके यस बारे में भी पूछ सकते हैं, वो अपने बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। यस मैम। यस मैम। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से यही पूछा था, उनके जो बीटेक करके आया था उनसे उनका बीटेक प्रोजेक्ट और उनकी समर इंटर्नशिप के बारे में पूछा था। जो हम्म। भी एमटेक करके आया था उसको अपनी एमटेक थीसिस और एमटेक के बारे में। जो जॉब करके आए थे, जैसे बहुत सारे लोग थे वो पीएसयूज, अदर पीएसयूज है जो जॉब से वो करके आए थे। सो उनको उनका पूरा इंटरव्यू अपने जॉब के ऊपर ही चला था। तो जो ओके। भी आप करेंटली कर रहे हैं उसका नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए, इन एंड आउट, जो भी आप कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, मोस्ट क्या मतलब 100% इंटरव्यू आपका पूरा उसी के बेस पे ही होगा। ओके। और उनके मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे। जैसे मेरा जो इंटरव्यू था, और मतलब जो हम फर्स्ट 5 या 6 मेंबर्स जो थे, कैंडिडेट्स जो थे, उनका जो इंटरव्यू था वो मोस्टली एचआर गया है। मतलब हम्म। मैंने अपने जो जो भी मेरे को वहाँ पे मिले अपने जो भी कैंडिडेट्स थे, सो मैंने हम्म। उनसे बात की थी 5 6 कैंडिडेट से। तो उनका इंटरव्यू जो था वो एचआर गया था। और जो लास्ट लास्ट में गए थे, मतलब जो थोड़ा बाद में गए इंटरव्यू, उनका टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। सो उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछते हैं आपसे। बट आपको पूरा रेडी रहना है, बी इट टेक्निकल और बी इट नॉन टेक्निकल, एचआर जो भी है। आपको पूरा ऑल राउंड अपना प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन करनी बट उनको उन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछते हैं। है। ओके। सो चेतन, आफ्टर योर पर्सनल इंटरव्यू देन व्हाट नेक्स्ट? आपका जीडी स्टार्ट हुआ होगा। हाँ मैम, जीडी स्टार्ट हुआ था। जीडी 2 घंटे का था। उसमें हमारे 3 राउंड्स थे, तो 12 कैंडिडेट्स थे जीडी में। ओके। अ, तो उसमें 3 राउंड्स थे। पहला राउंड तो सिंपल जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। हमें एक टॉपिक दिया गया था, हम्म। हमें 5 मिनट्स उसमें सोचने के लिए दिए गए थे, अपने पॉइंट जॉट डाउन करने के लिए दिए गए थे। और उसके बाद हम्म। हमें डिस्कशन करना था, सिंपल डिस्कशन करना था 15 to 20 मिनट्स का। और फिर एक फाइनल हमारे को जो भी पॉइंट्स थे वो देने थे। ओके। दूसरा राउंड था प्राइवेटाइजिंग राउंड। इसमें कि हमें एक टॉपिक दिया गया था, जैसे इस बार दिया गया था डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। सो हम्म। उसके अंदर हमें 10 पॉइंट्स दिए गए थे, जिसको हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाने थे कि सबसे हम प्रायोरिटाइज किसको करेंगे, फिर किसको करेंगे, फिर किसको करेंगे, और लीस्ट किसको करेंगे। सो ओके। फर्स्टली हमें इंडिविजुअल प्रायोरिटाइजिंग करनी थी। उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसके थ्रू हमें अदर कैंडिडेट्स को मतलब हम्म। जो भी वो करना, कन्विंस करना था कि हम्म। हमारे पॉइंट, हमारा जो प्रायोरिटाइजेशन है वो सही है, और आप इसको प्रायोरिटाइज करिए पहले, इसको प्रायोरिटाइज करिए दूसरे, इसको प्रायोरिटाइज करिए तीसरे, और एज एज इट इज। सो हम्म। पहले एक इंडिविजुअल बनेगा प्रायोरिटाइजिंग, और फिर एक ग्रुप प्रायोरिटाइजिंग बनेगा। उसके ओके। बेसिस पे फिर वो वहां पे हमें सबमिट कर देना था। आई थिंक दे उसके वर ऑब्जर्विंग हाउ यू आर पुटिंग योर पॉइंट्स, यस बिकॉज मैम। यस मैम। तो सबके लिए नए होंगे। बहुत यस सारे मैम। स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना नहीं होगा। पता। यस तो मैम। दे वर जस्ट चेकिंग कि आप कितना अग्रेसिवली या अगर कितना काम मैनर में उस चीजों को पुट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। यस मैम। सो एंड देन इट्स अ देन क्लोजिंग। नो नो नो, थर्ड राउंड था केस स्टडी राउंड। तो ओके। केस स्टडी राउंड में हमें एक केस स्टडी दी थी, हम्म। उसको हमें पढ़ना था, कम से कम 10 मिनट पढ़ना था। और हम्म। उसके बाद हम हमारे को एक क्वेश्चन दिया था। हम्म। सो उस क्वेश्चन पे हमें अपने पॉइंट्स देने थे। सो रीडिंग के बाद उन्होंने हर एक को पॉइंट आउट किया रैंडमली, और हर एक को 2 मिनट दिए गए अपने पॉइंट्स रेस करने के थे, उस अकॉर्डिंग टू दैट, जो भी हमें केस स्टडी दी थी उसके अकॉर्डिंग। हम्म। सो उसके बाद हमें 2 2 मिनट दिए गए सभी को अपने पॉइंट्स पुट आउट करने के लिए। और हम्म। फिर जब सबने अपने पॉइंट्स रेस कर दिए, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन हुआ। वो ग्रुप डिस्कशन भी कम से कम 10 15 मिनट चला, जो कि अपने पॉइंट्स को ही वो करना था। और हमें एक लास्ट में एक रिजल्ट में आना था कि क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने के लिए, मतलब जो भी केस स्टडी थी उसका रिजल्ट क्या हो गया, उसका हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकालें। हम्म। सो ये सब 3 राउंड थे, ये एग्जैक्टली 2 घंटे में चले। तो 2 घंटे तक हमें कोई भी बाहर नहीं जानता, किसी को भी अंदर नहीं जानता। हम्म। आईबीपीएस के थ्रू ये वो हुआ था। जो भी हमारा केस, जो भी हमारा जीडी राउंड था, ये आईबीपीएस के 2 जेंटलमैन आए थे, उन्होंने कंडक्ट करवाया था। तो उसके बाद में हम ओके। बस, उसके बाद टीए भरा और फिर हम आ गए।
ओके, सो ये पूरे प्रोसेस में आपकी क्या बिगेस्ट लर्निंग रही जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जो फ्यूचर में और डेफिनेटली 2025 के गेट स्कोर कार्ड के थ्रू भी पीएसयूज में अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी? सबसे पहली लर्निंग तो मैम ये थी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरिए। हम्म। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है। कोई भी चीज आपको पुट ऑन कर सकती है, कहीं भी आपके पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने ये चीज क्यों नहीं की। हम्म। क्योंकि एक दो बच्चों से पॉइंट आउट किया था कि आप सीरियस नहीं है इस चीज को लेके, कि आपने अपना जो फॉर्मेट है वो सही से नहीं भरा है। हम्म। इवन मेरे से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए सेम उस पे, क्योंकि मैंने वो चीजें भरी नहीं थी। बट हम्म। मैं उसको डिफेंड कर पाया अपने आर्गुमेंट से, सो वो सेटिस्फाई थे उन सब आर्गुमेंट से जो कि मैंने दिए उस समय। सो हम्म। मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, बट आपको हो सकती है दिक्कत अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भरें। सो हम्म। जो जो भी चीजें उन्होंने दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म में वो सभी वेरीफाई करके बिल्कुल अच्छे से भरनी है। हम्म। दूसरी ये है कि आपको काम रहना है सभी चीजों में, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे वो जीडी हो। और आपको ट्रू टू योरसेल्फ रहना है, मतलब आपको झूठ नहीं बोलना है उनसे या ब्लफ नहीं करना है उनको। हम्म। अगर आपकी कहीं गलती है तो आप अपनी गलती को मानिए, क्योंकि मैंने भी अपने इंटरव्यू में अपनी एक गलती मानी थी और उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि आप अपनी गलती को मानते हैं। सो हम्म। इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कितना सच्चे हैं और कितना सच्चाई से आप अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू पैनल के सामने। वही कामनेस हो गई, और ज्यादा लोड नहीं लेना है अपने ऊपर, क्योंकि आप जब टेंशन में होते हैं तो आप कई चीजें हम्म। जो आपको आती भी हैं वो भी आप अपने को रिप्रेजेंट सही से नहीं कर पाते हैं। सो यही कुछ चीजें थी जो कि। सो ऑल राइट चेतन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छे इंसाइट्स मिले एंड आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू यस वेरी मैम। मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चेतन। थैंक यू।